तो चलिए हम लोग ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट है, बहुत जल्दी लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन जितना भी बाकी है इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे वो था रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर के बारे में, कि अगर ये कोई परफेक्टली रिफ्लेक्टर सरफेस है तो यहाँ पर जब फोटोन गिरेंगे तो सारे के सारे फोटोन वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर सरफेस है। ठीक है ना। तो इस केस में हम लोगों ने जो रेडिएशन फोर्स पढ़ा था उसका फॉर्मूला ध्यान करिए। उसका फॉर्मूला था 2 C, और रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला था 2I/C। ठीक है ना। और अगर कोलिजन ऑब्लिक हो रहा है, फोटोन का कोलिजन सरफेस के साथ तिरछा हो रहा है, मतलब एंगल पे हो रहा है, तो फोटोन उसी एंगल पर वापस लौट रहे हैं, ये देखिए। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा है। ये फोटोन गिर रहे हैं और ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, एंगुलर केस बन रहा है। और ऐसे में रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, वो 2 C के साथ में cos थीटा, और रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था 2I/C साथ में cos थीटा। इसके अलावा हम लोगों ने थर्ड केस पढ़ा था जिसमें सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बर थी। तो परफेक्ट एब्जॉर्बर होने की वजह से जितने भी फोटोन गिरे उनमें से एक भी फोटोन वापस नहीं आया, और चेंज इन मोमेंटम जो था होगा वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि जब जिस मोमेंटम से गिरते हैं जब उसी मोमेंटम से वापस आते हैं तो चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाता है, और जब वापस नहीं आते हैं तो चेंज इन मोमेंटम केवल इंसिडेंट वाला ही रहता है। और ऐसे केस में रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था power/C, और रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था I/C। ठीक है ना। इसमें कोई ऑब्लिक केस हो नहीं सकता। ऑब्लिक केस इसलिए नहीं होता क्योंकि जब 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 फोटोन गिरे और एब्जॉर्ब हो गए, तो चाहे ऐसे गिर के एब्जॉर्ब हो जाएं, है ना, और चाहे ऐसे गिर के एब्जॉर्ब हो जाएं, बात लगभग सिमिलर है। इसलिए यहाँ पर दो प्रकार के फॉर्मूले नहीं होते। जैसे इन केसेस में दो प्रकार के होते हैं, एक सीधे जाना और टकरा के वापस आना, एक थोड़े एंगल पे आना, ऐसे जाना। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, लेकिन परफेक्टली एब्जॉर्बर में चाहे कैसे भी गिरे यही दो फॉर्मूले बनने लगेंगे, रेडिएशन फोर्स के लिए और रेडिएशन प्रेशर के लिए। ये है फोर्स मतलब न्यूटन, और ये है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया कार्ड प्रेशर। चलिए, तो अब हम लोग ये सब करने के बाद इसको समराइज कर लें। हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम लोग अब समराइज कर लेते हैं। चलिए, तो फोटोन की प्रॉपर्टीज के बारे में ही हम लोगों ने खूब पढ़ा है, और उसी को हमें समराइज करना है। और उस समराइज करने में यहाँ तक जितने पॉइंट हैं वो आप लोग कई बार ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए हम आपको वहाँ से बताते हैं जहाँ से नए पॉइंट शुरू होंगे। और नए पॉइंट शुरू होंगे, ये देखिए ध्यान से। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक्चुअली इसके पहले जो 4 पॉइंट है ना वो कई बार तुम पढ़ चुके हो, कि जैसे नंबर ऑफ फोटोन का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, जितने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फोटोन के पास एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होती है, फोटोन की एक वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी भी होती है। फोटोन एनर्जी का पैकेट है, E = होता है। फोटोन में मोमेंटम भी होता है, रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। ये सब कई बार तुम लोग पढ़ चुके हो। ठीक है ना। तो जो नई चीज़ें हैं या पिछला जो पढ़ चुके उससे कुछ मिलते जुलते थोड़ी हट के जो चीज़ें हैं फोटोन के बारे में, वो आपका 5th पॉइंट से शुरू होती है। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और जब चार्ज नहीं होता तो उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने या मैग्नेटिक फील्ड लगा देने से उसके बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। पिछले कई सालों के पेपर उठा के देखें तो जब कई एग्जाम हुआ करते थे, सिंगल एग्जाम नहीं होता था, तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाता था। मतलब अगर 10 एग्जाम देखें तो 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर या मैग्नेटिक फील्ड लगाकर डिफ्लेक्ट कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या वो चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से है।
और फोटॉन का जो पार्टिकल के साथ मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ जो कोलिजन है उस प्रोसेस में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है और टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन कंजर्व नहीं रहते कोलिजन के दौरान। हाँ, नॉट कंजर्व लिखा हुआ है और पढ़ा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। ये पॉइंट एक तरीके से रिपीट हो रहा है, जैसा कि हमने कहा था कि अगर एक सरफेस पर 10 फोटॉन्स गिरे और 5 फोटॉन ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी एनर्जी दे दी तो वो तो खत्म हो गए और 5 रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो गिरे थे 10 और रिफ्लेक्ट होने के बाद निकले केवल 5, तो नंबर ऑफ फोटॉन कंजर्व नहीं रहते हैं। क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या प्रोसेस हो सकता है? देखिए, अगर फोटॉन गिरा और उसने अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे दी और उसको नॉकआउट करवा दिया, मतलब बाहर निकलवा दिया, तो इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर फोटॉन की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं देता है, वो अपनी थोड़ी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा देता है और खुद भी बाहर निकल आता है नया फोटॉन बन के। नया फोटॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने थोड़ी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे दी है, फोटॉन ने अपनी थोड़ी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी है, इसलिए अब जो फोटॉन सरफेस के बाहर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वो पुराना वाला फोटॉन नहीं है, क्योंकि उसकी एनर्जी नई है, उसकी फ्रिक्वेंसी नई है, उसकी वेवलेंथ नई है, इसलिए वो नया फोटॉन है, वो पुराना फोटॉन नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पिटन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जब फोटॉन अपनी एनर्जी का थोड़ा पार्ट इलेक्ट्रॉन को देता है और बची हुई एनर्जी लेकर खुद बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकलवा देता है और खुद भी नया फोटॉन बन के बाहर आ जाता है, इसको कहते हैं कॉम्पिटन इफेक्ट। ठीक है, और इसी बात को लेकर हम आगे, हाँ, इसी बात से हम आगे शुरुआत करेंगे। और वो बात ये है जो हमने अभी कहा, वही चीज एक बार रिपीट हो रही है, लेकिन थोड़ा डेटा के साथ रिपीट हो रही है कि अगर फोटॉन का जो एनर्जी है वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, फोटॉन बाहर नहीं निकलता है। लेकिन अगर फोटॉन की एनर्जी इस वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा है, देखिए, ठीक है, फोटॉन की एनर्जी इस एनर्जी से अगर थोड़ी सी ज्यादा है तो क्या होगा, तो वो अपनी थोड़ी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा और थोड़ी एनर्जी नहीं देगा, वो अपने पास बचा के रखेगा और नया फोटॉन बन के बाहर आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं बताओ? कॉम्पिटन स्कैटरिंग कहते हैं, कॉम्पिटन इफेक्ट कह लो या कॉम्पिटन स्कैटरिंग कह लो, कॉम्पिटन साइंटिस्ट के नाम पे ये नाम दिया गया है। अब आगे पढ़ेंगे कि अगर फोटॉन की एनर्जी इससे भी थोड़ी सी ज्यादा है, इससे 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी सी ज्यादा है तो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इससे थोड़ी सी ज्यादा है तो कॉम्पिटन इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब हम कहते हैं और ज्यादा है तो क्या होता है? और ज्यादा होती है तो क्या होता है कि जब फोटॉन किसी न्यूक्लियस के बगल से निकलता है तो पेयर प्रोडक्शन करवा देता है। पेयर प्रोडक्शन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का पेयर बना देता है। जब हमने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की टोटल एनर्जी को E बराबर mc² प्लस mc², 2 बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास जो होता है वो समान होता है। तो पेयर प्रोडक्शन में जो 2 पार्टिकल बनते हैं उनकी टोटल एनर्जी mc² प्लस mc² यानी कि 2mc², और m की जगह पर हम इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे और c² की जगह पर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 1.023 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1.023 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका मतलब है कि पेयर प्रोडक्शन कराने के लिए फोटॉन के पास जो कम से कम एनर्जी होनी चाहिए वो 1.023 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर इतनी एनर्जी फोटॉन के पास है तो पेयर प्रोडक्शन होगा, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनेंगे लेकिन वो चलेंगे नहीं, उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और अगर फोटॉन की एनर्जी 1.023 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो क्या होगा, तो पेयर प्रोडक्शन भी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी भी अडॉप्ट करेंगे और वहां से भाग जाएंगे। ठीक है ना, ये होगा। अब बात करते हैं कि अगर एनर्जी और ज्यादा है, एक्चुअली अगला पॉइंट हम थोड़ा नीचे का बता रहे हैं क्योंकि बीच में जो बातें आ गई हैं वो बाद में आनी चाहिए, है ना। तो पॉइंट नंबर 10 के बाद, पॉइंट नंबर 10 के बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 13 और फिर ऊपर जाएंगे वापस। मतलब तुम भी इसी सीक्वेंस में पढ़ना, 10th पॉइंट के बाद पढ़ना कौन सा पॉइंट, 13 पॉइंट पढ़ना इसके बाद, क्योंकि इसमें उसी से रिलेवेंट बातें की गई हैं कि अगर फोटॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा है जैसे गामा फोटॉन और एक्सरे फोटॉन, जो कि आमतौर पर हमारे पास आसपास कहीं नहीं है, ठीक है ना। गामा फोटॉन और एक्सरे फोटॉन लेबोरेटरी में ही तैयार किए जाते हैं। तो अगर ऐसे हाई एनर्जी के फोटॉन है या न्यूक्लियर रिएक्शन जहां होता है वहां पर, फिजन फ्यूजन जहां होता है वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना।
तो इतनी हाई एनर्जी का फोटोन जब किसी न्यूक्लियस के बगल से निकलता है तो उसका न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकलवा देता है। उठा लो, कोई बात नहीं। तो वहां से तुम नहीं उठा सकते थे, बैठे हो आराम से। चलो अच्छा ठीक है। तो हाँ, हम ये कह रहे थे कि अगर फोटोन की एनर्जी काफी ज्यादा, जैसे गामा फोटोन है, एक्सरे फोटोन है, तो वो अगर न्यूक्लियस के बगल से निकल जाता है तो न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को बाहर निकलवा देता है, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जब फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा हो, जैसे गामा रे का फोटोन हो या एक्सरे का फोटोन हो। तो ऐसा फोटोन जब किसी न्यूक्लियस के बगल से निकलता है तो वहां न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन बाहर निकलवा देता है। इस न्यूट्रॉन को हम लोग फोटो न्यूट्रॉन कहते हैं। बाई चांस की बात है, कभी न्यूट्रॉन बाहर निकलवाता है, कभी न्यूट्रॉन नहीं निकलवाता, कभी प्रोटॉन बाहर निकलवा देता है। इसको हम लोग कहते हैं फोटो प्रोटॉन। और कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल हेड ऑन टकरा जाता है न्यूट्रॉन, मतलब बगल से नहीं निकलता बल्कि वो बिल्कुल हेड ऑन टकरा ही जाता है। तो ऐसे में न्यूक्लियस फूट जाता है, यानी कि फिजन हो जाता है। नहीं, फ्यूजन नहीं, फिजन, टूटना, फिजन हो जाता है। तब इलेक्ट्रॉन और तब 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 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही निकल पड़ते हैं न्यूक्लियस से, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस का फिजन हो गया। तो ये सब काम हो सकते हैं हाई एनर्जी फोटोन के द्वारा। इस फिजन को कहते हैं फोटो फिजन, ठीक है ना। वो जो अगर से केवल न्यूट्रॉन निकलता है तो उसे कहते हैं फोटो न्यूट्रॉन, अगर केवल प्रोटॉन निकलता है तो उसे कहते हैं फोटो प्रोटॉन। और दोनों निकल पड़ते हैं मतलब न्यूक्लियस टूट गया, फिजन हो गया, इसे कहते हैं फोटो फिजन, ठीक है ना। तो अलग अलग एनर्जी के फोटोनों के द्वारा अलग अलग फिनोमेना देखने को मिलता है। ये आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस में बताया जा रहा है कि कम एनर्जी का फोटोन है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उससे ज्यादा एनर्जी है तो कॉम्प्टन इफेक्ट होगा, उससे ज्यादा एनर्जी है तो पेयर प्रोडक्शन होगा, उससे ज्यादा एनर्जी है तो फोटो न्यूट्रॉन निकलेगा, और फोटो प्रोटॉन भी निकल सकता है, और फोटो फिजन का फेनोमेना भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हम इसके आगे आपके 11th और 12th पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, समझ के सुनेंगे तो याद रहेगा। जैसे हमने समझा है तो हम बोल पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हमने याद नहीं किया नहीं तो हमको कुछ नहीं याद रहेगा। इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ाते हैं, तो अगर समझा नहीं हुआ है तो हम समझा नहीं पाएंगे आपको, ठीक है ना। या फिर हम यहाँ पर अब बताने जा रहे हैं, ये सब बता दिया है। देखिए, जब जो फोटोन होता है, जब वो किसी मीडियम से गुजरता है, जैसे मान लो 1,00,000 फोटोन पानी के में एंट्री की है, ग्लास में एंट्री की है, तो जैसे जैसे वो ग्लास के अंदर जाते जाते हैं वो एब्जॉर्ब होते जाते हैं, मतलब खत्म होते जाते हैं, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एटेन्यूएशन ऑफ फोटोन। एटेन्यूएशन का मतलब है आगे बढ़ते जाना और नंबर में कम होते चले जाना और अंत में जाके खत्म हो जाना। मान लीजिए एक ग्लास की 10 किलोमीटर लंबी स्लैब हम इमेजिन करें, चलो होती नहीं है, मान लो इमेजिन तो कर सकते हैं। तो हमने फोटोन डाले, इस दीवार से फोटोन डाले, तो फोटोन इस दीवार से एंट्री किए, और आप कैमरा लगा के रखें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आगे के कैमरों में पिक्चर देखेंगे, हाँ, जैसे एक कैमरा आपने यहाँ लगा रखा है, ये फोटोन गिरे, बहुत सारे करोड़ों फोटोन है, बिलियंस ऑफ फोटोन है, मान लीजिए बिलियंस फोटोन है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनकी संख्या में देखिए कमी होती जाएगी, और अल्टीमेटली सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और 1 किलोमीटर लंबी इस ग्लास स्लैब में हो सकता है यहाँ से कोई भी फोटोन बाहर ना निकले, यानी कि यहाँ पे अंधेरा दिखाई पड़े, जबकि यहाँ पे क्या था बताओ, रोशनी थी, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं एटेन्यूएशन ऑफ एक्सरेज। अब एक्सरेज आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो पढ़ाते कि इंटेंसिटी कैसे कम होती है। इंटेंसिटी दूरी के साथ इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, ये ग्राफ रहता है। एटेन्यूएशन ऑफ एक्सरे को इस समय बताया जा रहा है। और ये देखिए, जब न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो एटम का एक एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है ना, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है, NH/2π, सब आप लोग जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ कूदता है ना, तो एटम का एंगुलर मोमेंटम कम हो जाता है, क्योंकि NH/2π। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आएगा तो n कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कम हो जाएगा, मतलब एटम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कम हो जाएगा। तो फिर गया कहाँ, तो बहुत सोचने समझने के बाद ये बात पता लगी कि वो एंगुलर मोमेंटम फोटोन लेके चला गया, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल प्रोसेस है। नहीं समझ में आ रहा, इंटरनल प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। आपको पता होगा कि 2 चीजों का मोमेंटम कंजर्व होता है अगर कोई तीसरा ना हो, 3 का मोमेंटम कंजर्व होता है अगर चौथा ना हो,
5 चीज़ों का मोमेंटम कंजर्व होता है अगर कोई छठवां ना हो, यानी कि एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आता है तो उसमें कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होता, वो सब इंटरनल प्रोसेस है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो जब एटम का एंगुलर मोमेंटम पहले मान लो x था और बाद में घटकर x-1 हो गया, तो 1 कहाँ गया? मान लो पहले x था, बाद में घट के x-2 हो गया, तो ये 2 कहाँ गया, कहाँ चला गया? कौन लेके चला गया? फोटोन लेके चला गया। तो इस बात से आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि फोटोन के पास लीनियर मोमेंटम तो होता ही है, एनर्जी मोमेंट लीनियर मोमेंटम तो होता ही है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है। और उसका एंगुलर मोमेंटम एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन कूदता है तो जो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होता है वो किसको मिलता है? वो फोटोन के पास होता है। जैसे चौथी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम x है और वो तीसरी में कूद गया तो एंगुलर मोमेंटम x-2 हो गया, तो कितना अंतर आ गया? 2 का अंतर आ गया। तो 2 मोमेंटम कौन लेके भागा? फोटोन भागा, ठीक है ना। तो फोटोन के पास मास होता है, फोटोन के पास मूविंग मास होता है, एनर्जी होती है, लीनियर मोमेंटम होता है, साथ में उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ और ये सारा प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। इसको कई बार आप पढ़ेंगे, सुनेंगे। ज्यादा पढ़ने का मन ना करे तो सुना करिए। सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई कोई चीज हम सुने ले रहे हैं, तो हमारी आंखों को आराम भी मिल रहा है, हमको बात समझ में भी आ रही है। और सुनने पे बात समझ में वही आएगी जो पहले से समझी हुई है, नहीं तो कोई नई बात सुनने से समझ में नहीं आती कि हाँ क्या बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर वो खत्म हो गया सेंटेंस, आप सोच रहे हैं उसी के बारे में, वो अगला सेंटेंस चालू हो गया, आप अभी उसी के बारे में सोच रहे हैं, अगला सेंटेंस चालू हो गया, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सुनकर चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं अपने दिमाग में, लेकिन वो एक बार समझी भी होंगी तभी ये प्रोसेस चल पाएगा। वही आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। और चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये पॉइंट पहले ही हो चुका है कि जब फोटोन किसी सरफेस पर गिरता है तो जितने फोटोन गिरते हैं उस सारे के सारे फोटोन इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकलवा पाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर सरफेस पर नहीं आ पाते हैं तो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, वो अंदर ही अंदर स्कैटर हो जाते हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को बुकलेट से हटा दिया जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो गया है। ज़्यादा पॉइंट रिपीट नहीं होने चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है कि ये पॉइंट अब जब पढ़ चुके हैं तो दोबारा क्यों लिखा है, तो क्या ये नया कोई पॉइंट है क्या जो दोबारा लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, किताबों में भी होता है, कोई पॉइंट पहले लिखा जाता है तो कहीं बाद में भी संदर्भ उसका आ जाता है तो फिर दोबारा लिखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम बुकलेट में ऐसा नहीं करेंगे। एक बार जो चीज़ लिख गई उसको रिपीट करने से फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पढ़ा फिर दोबारा क्या पढ़ा, इससे कोई फायदा नहीं। रेडिएशन बीम ऑफ पावर 10 वॉट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, 70% रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया और 30% रिफ्लेक्ट हो गया, तो सरफेस पर कितना फोर्स लगा ये पता करना है हम लोगों को। तो इसमें करते हैं, व्हाइट स्क्रीन पे दिखता नहीं है सही से वीडियो में। तो रेडिएशन फोर्स इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे दो लगेंगे। एक तो कितना परसेंट है, देखो 70% है जो 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 एब्जॉर्ब हुए हैं, कितने परसेंट हैं? 30% एब्जॉर्ब हुए हैं, 30% एब्जॉर्ब हुए हैं। अच्छा, तो 30% एब्जॉर्ब हुए, तो एब्जॉर्ब वाला फॉर्मूला, एब्जॉर्ब वाला फॉर्मूला, और 70% रिफ्लेक्ट हुए हैं तो 70% में रिफ्लेक्शन, 30% रेडिएशन एब्जॉर्ब एंड 30% रिफ्लेक्टेड। अच्छा, तो 30% रिफ्लेक्ट हुए हैं, 70% एब्जॉर्ब हुए हैं, 70% एब्जॉर्ब हुए हैं। तो 70% में हम एब्जॉर्ब वाला फॉर्मूला यानी कि पावर अपॉन सी, पावर अपॉन सी और पावर अपॉन सी, और 30% में हम रिफ्लेक्टर वाला यानी कि 2 पावर अपॉन सी का फॉर्मूला। मतलब सवाल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रोसेस में कुछ परसेंट एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट हो जाए। तो जितने परसेंट एब्जॉर्ब हो गया तो एब्जॉर्ब वाला फॉर्मूला, जितने परसेंट रिफ्लेक्ट हो गए तो रिफ्लेक्ट वाला फॉर्मूला लेकर जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो पी अपॉन सी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 70, हाँ 70/100 और प्लस 60
हाँ बाई 100, पावर की वैल्यू दी हुई है 10 वाट, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और फिर 130 और बाई 100, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने इसको करा। तो ये 2 0 100 से कैंसिल हो गए, 13/3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, 4.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, ये है रेडिएशन फोर्स ऑन द सरफेस, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलें आगे चलें, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ होगा कि एक सोर्स की पावर बताइए, एक सोर्स की पावर बताइए, पावर मतलब एनर्जी एमिटिंग पर सेकेंड, पावर बताइए जिससे जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो एक लेंस से पास हो रहे हैं। ये फोटोन गिर रहे हैं और एक लेंस से पास हो रहे हैं। लेंस थोड़ा गंदा है, तो लेंस गंदा होने की वजह से केवल 30% ही पार निकल पाए हैं और बाकी एब्जॉर्ब हो गए हैं। और पार निकल पाने के बाद ये एक मिरर पर गिरते हैं। ये एक मिरर है जो कि देखो कितने ग्राम का है, 20 ग्राम का है, ठीक है। 20 ग्राम मास का ये मिरर है और ये फोटोन इससे टकराते हैं और रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। इससे चेंज इन मोमेंटम होगा और जहाँ चेंज इन मोमेंटम होगा वहाँ फोर्स बनेगा और उस फोर्स से हम इस मिरर को बैलेंस करा रहे हैं। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर बहुत माइन्यूट स्केल पर देखें तो ऐसा किया जा सकता है। बहुत टेक्नोलॉजी लेकर अगर हम चलें तो ये सब संभव है। इसको हटा दे रहे भाई, तो जो फोर्स होगा वो mg को बैलेंस करेगा और फोर्स होगा 30% ऑफ 2 पावर अपॉन c इक्वल टू mg। 30% ही लेके चलेंगे तो 30% ही वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। और सरफेस कैसी है, परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पावर हमको फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखेंगे, मास रखेंगे, 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जी की वैल्यू हम लोग 10 रख लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये सब कर पाएंगे। तो ये अगर हम कट करें तो ये 10 और 10 से इसको कट करें तो ये 3 और 3 से 3 को कट करें तो ये हो गया। और ये 100 जब इधर जाएगा 10 से मिलेगा, देखो ध्यान से, ये 100 जब इधर जाएगा 10 से मिलेगा तो 1000 बनेगा जो इसको कैंसिल कर देगा। तो हर चीज़ कैंसिल हो गई है। तो P अपॉन 10⁸ 8 इज इक्वल टू 1। सो पावर ऑफ सोर्स इज 10⁸ 8 वाट। अच्छा सवाल था, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे हम लोग। और इसके आगे क्या है, एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक फोटोन की जो एनर्जी है वो 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो फोटोन की एनर्जी से हमें मोमेंटम फाइंड करना है। तो फोटोन का मोमेंटम E/c होता है और इसकी जो एनर्जी है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हमने देखिए किलो कैसे किया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल हो जाएंगे, 3 इंटू 10⁸8। 3 से 3 कैंसिल किया हमने तो 1.6 इंटू 10⁻16 अपॉन 10⁸8, ये ऊपर जाएगा तो -8 बन जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻24
लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन न्यूटन सेकेंड, लीनियर मोमेंटम न्यूटन सेकेंड। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए, आसान सवाल। फोटॉन के मोमेंटम के फॉर्मूले E/c होते हैं और दूसरा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h लैम्डा, है ना। दो फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका इस सवाल में इसका यूज नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले दोनों सही हैं। और अब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल की। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है कि ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और ये फोटोन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से करंट बनाता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक आई भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारी आंखें जान जाती हैं कि आज जो धूप है वो तेज है, उसकी इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है, वैसे ये भी ये जान जाता है कि जो फोटोन उसके ऊपर गिर रहे हैं, जो रेडिएशन उसके ऊपर गिर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कम है कि ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक आई भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब ज़्यादा रेडिएशन गिरता है, ज़्यादा रेडिएशन मतलब ज़्यादा फोटोन, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन, तो जब ज़्यादा रेडिएशन गिरता है तो ये ज़्यादा करंट बनाता है, जब कम रेडिएशन गिरता है तो जब कम फोटोन गिरते हैं तो करंट भी कम हो जाता है। उससे ही पता चल जाता है कि ये जो रेडिएशन आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, जो रेडिएशन गिर रहा है वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है कि इंटेंसिटी कम है। अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोटो करंट भी ज़्यादा बनेगा, और उसकी इंटेंसिटी अगर कम होगी तो फोटो करंट भी कम बनेगा। तो तुमने अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शुरुआत से ठीक से पढ़ा है तो तुम ये जान रहे होगे कि ज़्यादा इंटेंसिटी का मतलब ज़्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो करंट भी ज़्यादा बनेगा। अगर कम इंटेंसिटी के फोटोन गिरेंगे मतलब कम फोटोन गिरेंगे, कम नंबर में गिरेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी कम बनेंगे और फोटो करंट भी कम डेवलप होगा। इसका जो सिंबॉलिक डायग्राम यहाँ पे बता रहे हैं, इवैक्यूएटेड चैम्बर रहता है, यानी कि वैक्यूम चैम्बर रहता है। वैक्यूम चैम्बर में एक एनोड लगाते हैं और एक कॉनकेव कैथोड लगाते हैं। कॉनकेव कैथोड लगाने से ये फायदा रहता है कि फोटोन जो गिरते हैं वो फोटोन जब गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वो एक डायरेक्शन में निकलते हैं, छितरते नहीं हैं। छितरते नहीं है तो थोड़ा सिस्टमेटिक रहता है सारा प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर वगैरह लगाते हैं या रेजिस्टेंस वगैरह रहेगा। गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं ये देखने के लिए कि करंट वगैरह है कि नहीं है, और गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं इसके पाथ में, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह होगा, और यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को बल्ब वगैरह लगा सकते हैं, कोई फैन वगैरह यहाँ लगा सकते हैं, तो ये चीज़ें चलेंगी। जैसे ये बल्ब है तो जलेगा, फैन है तो रोटेट करने लगेगा, है ना। कुछ भी ऐसी चीज़ें हम लोग, ज़्यादा अच्छी करंट ये नहीं बना पाता है, लेकिन हाँ करंट बनाता तो है। तो हमें उन जगहों पर फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगाने का ज़्यादा रहता है जहाँ पे ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी करंट, कोई 10-20 मिली एम्पियर करंट नहीं चाहिए। मान लो कि 2 मिली एम्पियर करंट से हमारा काम चल जाएगा, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल से अपना काम चला लेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुँचते हैं, हाँ एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड पर पहुँचते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, फोटो करंट बहने लगता है, इलेक्ट्रॉन चलेंगे क्लॉकवाइज तो फोटो करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। ये कॉनकेव कैथोड है, इसका सूटेबल मटेरियल होना चाहिए, जैसे सीरियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तो ऐसे मेटल का कैथोड होना चाहिए और देखने में कॉनकेव होना चाहिए। यहाँ पर वैक्यूम होना चाहिए। इसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर है वो बुकलेट में देखिए लिखा हुआ है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं टेलीविज़न कैमरा में। हाँ, टेलीविज़न कैमरा मतलब जैसे धूप ज़्यादा आ जाए तो अपने आप शटर डाउन हो जाए, धूप कम हो जाए तो शटर थोड़ा सा खुल जाए, जिससे कि प्रॉपर फोटो खींच जाए, वीडियो प्रॉपर बन जाए। आजकल के मोबाइल कैमरे में भी बहुत सिस्टम लगे हुए हैं, है ना, कि ज़्यादा तेज़ रोशनी रहती है तो वो अपने को एडजस्ट करते हैं, को रोशनी कम रहती है तो वो अपने को एडजस्ट करते हैं, कुल मिला के वीडियो अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा देखिए ऑटोमेटिक डोर में जैसे हम लोग जाते हैं, डोर खुल जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बर्जर अलार्म में जैसे जहाँ पर हम नहीं चाहते कि कोई आए या कोई ऐसी अनयूजुअल घटना हम नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पर हम ये अलार्म लगाते हैं। उस अलार्म में फोटो इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई अनयूजुअल कोई चीज़ आ जाती है, कोई चोर आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं चाहते वहाँ पे किया है, तो वो बचने लगता है। और ऑटोमेटिक स्विचिंग की बात कर रहे हैं
ऑटोमेटिक स्विचिंग का मतलब होता है कि जैसे स्ट्रीट लाइट्स में जब अंधेरा हो जाए तो अपने आप बल्ब जल जाए, है ना। जब सुबह रोशनी आ जाए 7 बजे 6:30 बजे रोशनी आ जाए, सनलाइट आ जाए तो वो अपने आप बंद हो जाए। तो उससे क्या है कि एक आदमी जो पहले देखा होगा, एक आदमी एक रॉड लेके, साइकिल लेके रॉड लेके टहलता रहता था और सुबह सब खम्भों के बल्ब बंद करता था, शाम को 6:30 बजे सब खम्भों के बल्ब जाके जलाता था। स्विच ऊपर रहता था तो डंडा उसके हाथ में रहता था, उसमें खूंटा लगा होता था ऐसा, तो उसी से ऑफ करता, उसी से ऑन करता। तो वो सब झंझट खत्म करने के लिए अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है कि अंधेरा हो जाए तो अपने आप सड़क वाली लाइटें जल जाए और उजीला हो जाए सुबह तो अपने आप वो ऑफ हो जाए। ठीक है। अब मान लो वो जो आदमी है जो ये काम करता है वो किसी दिन नहीं उठ पाया तो फिर दिन भर बल्ब जलते ही रहेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बर्बाद होती है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद होती थी पहले। और अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के लगभग आखिरी टॉपिक की, और वो है डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली सोचते रहे समझते रहे बहुत दिनों तक, और एक दिन उन्होंने ऐसी बात कह दी जो कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब एक वेव थी, मान लो कि ये लाइट वेव है, और आप लोगों ने मिलकर, आपने मतलब कि प्लांक ने और आइंस्टाइन ने मिलकर क्या कह दिया कि ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है, ये वेव नेचर भी शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जब एक वेव में पार्टिकल नेचर हो सकता है तो पार्टिकल में वेव नेचर भी होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए। तो उनसे कहा गया भाई बात ये समझ में नहीं आ रही है, आप इसको और थोड़ा बता सकते हैं खुल के। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए m मास का कोई प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने कहा जब ये चलेगा तो जब वेव का पार्टिकल नेचर हो सकता है तो चलते हुए पार्टिकल का वेव नेचर होना चाहिए, यानी कि चलते हुए पार्टिकल से वेव बननी चाहिए। उनकी ये बात कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। फिलहाल उन्होंने इस वेव का नाम दिया डी ब्रॉगली वेव, और इसकी वेवलेंथ को नाम दिया गया, ये देखिए वेवलेंथ को नाम दिया गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हालांकि उनकी इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर बाद में 2 साइंटिस्ट आए, डेविसन और जर्मर। उन्होंने एक ऐसा रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट किया कि लोगों को डी ब्रॉगली की बात माननी ही पड़ी। उसको कहते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड टू सपोर्ट द डी ब्रॉगली थ्योरी एंड डी ब्रॉगली वेव एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डेविसन एंड जर्मर, अब आपके नीट के सिलेबस में नहीं है ये एक्सपेरिमेंट, लास्ट ईयर तक था, अब ये एक्सपेरिमेंट सिलेबस से हट गया है, डेविसन एंड जर्मर। लेकिन ये तो याद रखना पड़ेगा कि डी ब्रॉगली की थ्योरी को सही साबित करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इसका नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन पर आधारित था, इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया गया था, निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन बीम को गिराया गया था। बुकलेट में आगे डायग्राम बना हुआ है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, हम लोग उसको ज्यादा पढ़ेंगे नहीं डिटेल में। ये पूछा जा चुका है किस डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन बीम को जिस क्रिस्टल पर गिराया था वो कौन सा क्रिस्टल था, पूछा जा चुका है, और वो क्रिस्टल था निकल क्रिस्टल। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब एक वेव में पार्टिकल नेचर आप लोगों ने प्रूफ कर दिया है तो हम कहते हैं हमारी बात मानो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा या कोई न्यूट्रॉन चलेगा या कोई अल्फा पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा होगा तो वेव बनाता हुआ जा रहा होगा। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव है। उनसे कहा गया कहाँ का इलेक्ट्रॉन वेव है, उन्होंने हर जगह का इलेक्ट्रॉन वेव है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो भी वेव है, वो भी वेव बनाता है, वो भी वेव बनाता है। फिर उनसे कहा गया इसके बारे में और कुछ कहिए, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें और कह डाली, उसको बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है ना। उनसे कहा गया वेवलेंथ बताइए अच्छा डी ब्रॉगली की। तो उन्होंने कहा कि पहले ही तुम लोग फार्मूला प्रूफ कर चुके हो, उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। पहले ही तुम लोग कह चुके हो, जब वेव को पार्टिकल माना था तब कह चुके हो कि फोटोन वेव को फोटोन माना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फोटोन माना था, तब उसका मोमेंटम पहले ही बता चुके हो। क्या मोमेंटम बोला था? h/λ। तो उन्होंने कहा हम ज़्यादा कुछ नया कुछ करने वाले हैं नहीं, मेरी बात नहीं है, लेकिन हम सब तुम्हारे ही फंडे इस्तेमाल कर लेने वाले हैं। ये उन्होंने उन्हीं का फंडा इस्तेमाल कर लिया, लैम्डा बराबर h/p कह दिया। ठीक है ना। क्योंकि ये पहले ही प्रूफ हो चुका था फोटोन के लिए, और उन्होंने पार्टिकल के चलने से जो वेव बनी उसकी वेवलेंथ को यहाँ इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ठीक है ना।
तो h बाई पी ये है डी ब्रॉगली वेव की वेवलेंथ, h बाई पी मतलब h बाई एम इंटू वी, एम इसका मास है और v इसकी वेलोसिटी है, और p इस पार्टिकल का मोमेंटम है। उन्होंने कहा कि p को हम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, उनका ये हमारे 3 फार्मूले हैं, इनसे हम डी ब्रॉगली वेव लेंथ निकाला करेंगे, इनसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फाइंड करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा कार चलती है तो भी डी ब्रॉगली वेव बनाती है, तो उन्होंने कहा हाँ बनाती है, मतलब वो अड़ गए तो अड़ गए, उनका हवाई जहाज चलता है तो डी ब्रॉगली वेव बनती है, बोले हाँ हवाई जहाज चलता है डी ब्रॉगली वेव बनती है, मोटरसाइकिल चलती है, बोले हाँ बनती है, साइकिल चलती है, बोले अरे हम चलते हैं हाँ बनती है, तुम चल रहे हो तुम्हारे तो भी बनेगी, उनसे ये कहा गया। तो उनका ये सब क्या कह रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि हम कह सही रहे हैं, बाद में कोई प्रूफ करेगा तो प्रूफ करेगा। उन्होंने कहा कि जैसे कार चल रही है, उसका मास जब तुम यहाँ रखोगे तो आंसर बहुत कम आएगा, आंसर इतना कम आएगा कि उन्होंने कहा कि जो डी ब्रॉगली वेव बनेगी उसको हम कभी नाप ही नहीं पाएंगे, उसको हम नाप ही नहीं पाएंगे, लेकिन बनेगी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है इलेक्ट्रॉन चले तो बोले इलेक्ट्रॉन चलेगी तो तुम देखना इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ रख देना, उसकी काइनेटिक एनर्जी तुमको लेनी वो ले लेना, और एच का मान रख देना, तो तुम्हें जो डी ब्रॉगली वेव जो वेवलेंथ आएगी वो मेजरेबल होगी, मतलब उसको नापा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल, साइकिल, पत्थर, गेंद या कुछ भी जो ज्यादा मैसिव है, इसका मान बहुत ज्यादा है, उसको सॉल्व करोगे, जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ सॉल्व करोगे ना तो उसकी वैल्यू इतनी कम आएगी कि वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगी और उसको हम इनमेजरेबल होगी, इसलिए बनेगी, पर मान लो कि नहीं बन रही है, लेकिन बनेगी तो, लेकिन हम नाप नहीं पाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि डी ब्रॉगली वेव जो है वो पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, पार्टिकल के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ डिपेंड करेगी वेलोसिटी पर, मोमेंटम पर और काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगी, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगी, चार्ज की चार्ज है या नहीं है इस बात पर भी डिपेंड नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मैसिव मूविंग पार्टिकल इज अ वेव, ये फाइनल बात मैंने तुमको बता दी, मैसिव मूविंग, मैसिव होना चाहिए मतलब मास होना चाहिए, कम हो जाता है जो भी हो, मैसिव मूविंग पार्टिकल इज अ वेव, और इज अ वेव, कौन सी वेव, डी ब्रॉगली वेव, उसकी वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करने का तरीका, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि देखिए कभी कभी हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराते हैं, है ना, तो जब हम चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, Q डेल्टा V हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि एक नया फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं, यहाँ पर Q डेल्टा V लिख सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से हमने इस चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराया, ठीक है ना। तो अब उन्होंने इस फॉर्मूले को देखकर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बना दिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कराया जाए तो आंसर क्या आएगा, 12.3 अपॉन अंडर रूट डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम। इसको डायरेक्टली याद रखिए क्योंकि आपको इतना समय नहीं होगा कि आप यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट रखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास रखें और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखें, आप ये सब रखेंगे आपको इतना समय लग जाएगा, कैलकुलेशन कठिन है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया, डेल्टा वी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रहेगा, और केवल आपको हाँ प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, और अब बनाने जा रहे हैं प्रोटॉन के लिए 0.236 अपॉन अंडर रूट डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम में आंसर आएंगे सारे, ठीक है ना। अब बनाने जा रहे हैं ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बनेगा 0.202 अपॉन अंडर रूट डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल इतना टाइम ही नहीं रहेगा, कहाँ तक आप रखोगे भैया, ड्यूट्रॉन का मास रखोगे, ड्यूट्रॉन का चार्ज रखोगे, प्लांक कांस्टेंट रखोगे, ऐसे ही कैलकुलेशन में सारा टाइम निकल जाएगा। इसलिए आपको ये फॉर्मूले दे रहे हैं, इनका इस्तेमाल डायरेक्टली करिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए। और अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 अपॉन अंडर रूट डेल्टा वी। तो ये सवाल अब बेहद आसान सवाल हो गया, जो बड़ा कठिन सवाल माना जाता था अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा। तुमको सिर्फ ये नंबर लिखना है और नीचे अंडर रूट डेल्टा वी लिखना है, चट से सॉल्व हो जाएगा, आंसर सारा एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। उनसे कहा गया क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गैस के पार्टिकल भी डी ब्रॉगली वेव बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक बार बहुत बोल दिया, समझ में नहीं आ रही बात,
उन्होंने कहा कोई भी मैसिव मूविंग पार्टिकल चलेगा तो वो वेव बनाएगा, उसका नाम होगा मेरे नाम पे डी ब्रॉगली वेव और उसकी वेवलेंथ होगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ गैस के पार्टिकल्स की लिखना चाहते हैं h/p, यानी कि h/mv, और v कौन सी लेंगे, तो ये कहा गया भाई सब पार्टिकल अलग अलग स्पीड से चलते हैं, तो आप ऐसा करिए कि आरएमएस वेलोसिटी ले लीजिए, सभी लेते हैं। तो आरएमएस वेलोसिटी √3 kT/m के, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है केल्विन में, और m गैस के मॉलिक्यूल या एटम का मास है। मॉलिक्यूल या एटम हम कब क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई गैस एटॉमिक फॉर्म में होती है, कोई गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन जैसे O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, कोई गैस एटॉमिक फॉर्म में भी होती है। हीलियम कभी देखा है He2, He बोलते हैं, He किस फॉर्म में होती है, हीलियम एटॉमिक फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, हीलियम He एटॉमिक फॉर्म में होती है। तो खैर, तो √3m kT यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ √T के इनवर्सली प्रोपोर्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, लेकिन हो तभी पाएगा जब प्रोपोर्शनलिटी का सही पता होगा। √T2/T1 से हम λ1 और λ2, हाँ ये कोई गैस है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है T1 टेम्परेचर पर और वही ऑक्सीजन है T2 टेम्परेचर पर, एक कंटेनर में T1 टेम्परेचर पर, एक कंटेनर में वही ऑक्सीजन T2 टेम्परेचर पर। तो सेम गैस है तो मास ऑफ द पार्टिकल तो दोनों का सेम होगा, तो बस T पे डिपेंडेंसी रहेगी। बाकी सेम गैस के लिए मैंने ये लिखा है, ये लिखा है वो सेम गैस के लिए लिखा है। और अगर डिफरेंट गैस है, डिफरेंट टेम्परेचर है, तो फिर यहाँ पर केवल ये नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर m भी रहेगा, अंडर रूट के अंदर m भी रहेगा, ठीक है ना। तब लिखेंगे λ1/λ2 बराबर m2/m1 T2/T1, तब सवाल ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनसे कहा गया कि एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वेव बनेगी, अच्छा प्रोटॉन अगर फ्री स्टेट में होगा, चलो होता नहीं है, कोई बात छोड़ दो उसको। न्यूट्रॉन अगर चलेगा तो वेव बनेगी, अल्फा पार्टिकल चलेगा तो वेव बनेगी, अच्छा ठीक है। तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि फोटॉन चलेगा तो भी वेव बनेगी, तो उन्होंने कहा कि आप ये मानते हैं कि फोटॉन में मास होता है, तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये तो प्लांक और आइंस्टीन ने कहा है, उनकी बात तो खैर कोई बात ही नहीं है, काट ही नहीं सकते। चलते हुए फोटॉन में मास होता है, तो बस उनका बस फिर वही बात कर रहे हैं, जब तुम कह रहे हो कि मास होता है और चल भी रहा है तो उससे भी डी ब्रॉगली वेव बनेगी। तो उन्होंने कहा उसका फॉर्मूला बताइए आप, तो लैम्डा बी इक्वल टू h/p, और p को उन्होंने कहा E/c ऊपर चला गया तो hc/e, और उन्होंने कहा hc तो आप लोग खूब इस्तेमाल करते हैं 12375/e, और हम आंसर दे रहे हैं एंगस्ट्रॉम में। फोटॉन की एनर्जी को आप किस में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है ये, समझ लीजिए। कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो तो 375 को पूरा 400 मानकर जल्दी से आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ये हो गया। उनसे कहा गया और कुछ आप बोलना चाहते हैं, समझ में तो हम लोग आपकी बात कुछ आ नहीं रही है, आप कुछ और बोल ही रहे तो बोलते जाइए। तो उनका हाँ बोलते ही तो जाएंगे। जब प्लांक और आइंस्टीन की बात मानी जा रही तो हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही। जब उन्होंने वेव को पार्टिकल साबित कर दिया, उस पार्टिकल का नाम फोटॉन रख दिया, ठीक है ना, उसका शेप भी बता दिया, ऐसे बनाते हैं, यूं लहरा के बना देते हैं। आइंस्टीन की पिक्चर है भाई, आइंस्टीन के हाथ के द्वारा बनाई हुई पिक्चर है फोटॉन की, जो बुकलेट में बनी हुई है, ठीक है ना। तो हाँ, ये जो बनी हुई है पिक्चर फोटॉन की, ये आइंस्टीन की फोटॉन की पिक्चर है। आइंस्टीन ने कहा ऐसा होता है फोटॉन, ठीक है ना। उसमें वेव नेचर भी होता है, उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आइंस्टीन और प्लांक की इतनी बात मान रहे हैं तो हमारी बात भी माननी पड़ेगी।
फोटॉन से भी डी ब्रॉगली वेव बनेगी। उसका फॉर्मूला ये होगा, इससे आप उसकी 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 वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो कहा गया कि भाई और कुछ आप बोलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, h/λ बोलना चाहते हैं। फोटॉन का मोमेंटम दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो E/c करके लिखा जाता है और दूसरा बताओ h/λ करके लिखा जाता है। फोटॉन का मोमेंटम लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब हम लोगों ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में सब पढ़ा हुआ है। तो h से h कट गया, तो ये क्या आ गया बताओ, लैम्डा। तो लोगों ने कहा ये क्या कर दिया आपने, तो उन्होंने कहा हमने ये कर दिया कि फोटॉन के चलने से जो डी ब्रॉगली वेव बनती है वो खुद फोटॉन की वेवलेंथ के बराबर होती है। क्या कहा, फोटॉन के चलने से जो डी ब्रॉगली वेव बनती है वो खुद फोटॉन की ही वेवलेंथ के बराबर होती है। मतलब वायलेट फोटॉन के चलने से जो डी ब्रॉगली वेव बनती है उसकी वेवलेंथ वायलेट फोटॉन की वेवलेंथ यानी कि 3800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। और रेड फोटॉन जब चलता है तो उससे जो डी ब्रॉगली वेव बनती है उसकी वेवलेंथ रेड फोटॉन की वेवलेंथ के बराबर यानी कि लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम। बिना सॉल्व किए आंसर दिया जा सकता है फोटॉन के लिए। फोटॉन के लिए सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं सॉल्व करना है फोटॉन के लिए बोलिए, क्योंकि फोटॉन के चलने से जो डी ब्रॉगली वेव बनती है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ खुद फोटॉन की वेवलेंथ के बराबर, ऐसा डी ब्रॉगली ने प्रूफ कर दिया। उनसे कहा गया कि भाई एटम के अंदर भी आप जाना चाह रहे हैं, वहां भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। अब आप, आपकी बात कोई पाने का तो है नहीं, लेकिन आप बोलते जाइए। तो उन्होंने कहा कि एटम के चलने से एटम में न्यूक्लियस के आसपास घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी डी ब्रॉगली वेव बनाता है। और वो डी ब्रॉगली वेव 1 2 3 उनका वो डी ब्रॉगली वेव स्टेशनरी होती है। ये देखिए स्टेशनरी होती है, यानी कि दो डी ब्रॉगली वेव सुपर इम्पोज कर जाती हैं और स्टैंडिंग वेव बनाती हैं। और ये देखिए ये है डी ब्रॉगली वेव, ये देखिए ये है डी ब्रॉगली वेव। यहाँ पर डी ब्रॉगली की 4 वेव दिखाई गई हैं। ये देखिए ये एक वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ है, ये दूसरी, यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक तीसरी वेवलेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी वेवलेंथ बताइए, चौथी वेवलेंथ है। तो ये 4 डी ब्रॉगली वेव है। तो उन्होंने कहा ये 4 डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ये देखिए ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। पहले ये डायग्राम गलत बना था, अब इसको सही किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेव, एक डी ब्रॉगली वेव बनेगी, दूसरी ऑर्बिट में 2 डी ब्रॉगली वेव होंगी, तीसरी ऑर्बिट में 3 डी ब्रॉगली वेव होंगी, nth ऑर्बिट में n डी ब्रॉगली वेव होंगी स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में। ठीक है ना। तो यानी कि ये 4th ऑर्बिट है। एक डी ब्रॉगली वेव लेंथ, एक और एक और एक और। तो ये कौन सी ऑर्बिट दिखाई जा रही है बताइए, ये 4th ऑर्बिट, ये 4th ऑर्बिट दिखाई जा रही है। ठीक है ना। सेकेंड ऑर्बिट में 2 डी ब्रॉगली वेव बनेंगी। अच्छा, उन्होंने आगे ये कहा कि अब सुनो मेरी बात। उन्होंने कहा आप लोग मेरी बात सुनिए। और ऑर्बिट का रेडियस कितना है r। तो उन्होंने कहा कि पेरीमीटर कितनी होगी, तो बोले 2πr। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ उस ऑर्बिट नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बोर्स ने कहा था, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो उन्होंने डी ब्रॉगली ने अपनी बात कह दी। उनका इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ उस ऑर्बिट नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी। तो उन्होंने आगे कहा कि अब देखिए h/p, लोगों ने कहा ठीक है, गणित तो आपकी सही चल रही है, जो होता है वही आप लिख रहे हैं भाई, इसमें कोई गलत तो आप लिख नहीं रहे हैं। लेकिन आप जो सबसे ऊपर लिखे बैठे हैं ये सही है, इसकी क्या गारंटी है। लैम्डा डी को आप h/p लिख रहे हैं, ठीक है भाई। पेरीफेरी को आप 2πr लिख रहे हैं, ठीक है भाई। ऑर्बिट नंबर को आप n लिख रहे हैं, ठीक है भाई। पर इसकी क्या गारंटी है कि ये फार्मूला जो आप दे रहे हो वो सही है। तो उन्होंने कहा अभी आप रुक जाइए, उनका mv को इधर ले आए पहले, फिर आपको बता रहे हैं। तो mvr उन्होंने कर दिया बराबर n लिखा हुआ, h लिखा हुआ, 2π नीचे आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या होता है। उन्होंने कहा कि
ये क्या होता है, ये ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, जे है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है। तो उन्होंने कहा कि अगर 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 ये कॉन्सेप्ट तुम सही मानते हो तो फिर मेरे कॉन्सेप्ट को गलत कैसे मान सकते हो? मेरे कॉन्सेप्ट से तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है और इस कॉन्सेप्ट से मेरा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, तो अगर बोहर को सही मानते हो तो हमको भी सही मानना पड़ेगा। तो उनका ये स्टेटमेंट रिवोल्यूशनरी था और उन्होंने बोर्स को चैलेंज कर दिया कि हमारी थ्योरी काट दी जाए, तो बोर्स की थ्योरी भी काट दो, और बोर्स की थ्योरी नहीं काट रहे हो तो हमारी थ्योरी भी चलने दो, ठीक है ना। तो ये उनका सब स्टेटमेंट था, बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है इनके। और बस हो गया, अब इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे एक दो और फिर डी ब्रॉगली। चलो 2 पॉइंट और पढ़ लो, दो न्यूमेरिकल के बाद लिखे 2 ही पढ़ने हैं, लिखे तो हैं 6 पॉइंट पर आपको पढ़ने हैं 3, पहला दूसरा और 6वें में टिक लगा लो, बाकी नहीं आएंगे। 3 4 5 ये पॉइंट्स हैं, वो आपके लेवल के बाहर के हैं, आप एग्जाम के लेवल के बाहर के हैं, पहला दूसरा 6वां, ठीक है ना। बस 3 पे निशान लगा लो। डी ब्रॉगली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। डी ब्रॉगली वेव लाइट वेव की तरह नहीं है, एक्सरे की तरह नहीं है, गामा रे की तरह नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। डी ब्रॉगली थ्योरी रिलेटिविस्टिक थ्योरी को फॉलो नहीं करती है, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो नहीं करती है। और 6वां पॉइंट, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म टू सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ डी ब्रॉगली वेव, ठीक है ना। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड टू सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ डी ब्रॉगली वेव, मतलब ये एक्सपेरिमेंट डी ब्रॉगली वेव होती है इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। अब आगे देखिए आर्टिकल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट इसके आगे दिया गया, जिसको अब नहीं पढ़ना है तो आज आ जाइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए बनाया गया था कि तब जब बहुत सूक्ष्म चीज़ों को नहीं देखा जा पा रहा था। हम लोग सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से या सिंपल जो लेबोरेटरी में अच्छे से अच्छा माइक्रोस्कोप होता है उससे हम लोग देखते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, लेकिन अगर हमें उनसे भी छोटी चीज़ों को देखना है तो उनसे नहीं देखा जा पा रहा था, तो बनाया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉनों का यूज़ किया गया है और एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉनों से जो डी ब्रॉगली वेव बनती है, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉनों से जो डी ब्रॉगली वेव बनती है उससे बहुत सूक्ष्म चीज़ों की 2 डायमेंशनल पिक्चर बनाई गई और उस पिक्चर को देखकर उस छोटे से बहुत सूक्ष्म ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी की गई कि क्या साइज है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब इसमें देखा गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो सिंपल माइक्रोस्कोप से 1,00,000 गुना ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कराने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल किया गया है वो 10⁵ वोल्ट के आसपास किया गया है। ये डेटा होने की वजह से इसका ज़्यादा महत्व नहीं है और इसका बहुत महत्व है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर मतलब चीज़ों को अलग अलग करके देखने की क्षमता। जैसे अगर हम तुमसे कहें ये 2 लाइनें तुमको दिख रही हैं अलग अलग, तो तुमने कहा हाँ दिख रही हैं। फिर हमने कहा कि ये 2 लाइनें अलग अलग दिख रही हैं, तो तुमने कहा हाँ दिख रही हैं। फिर हमने कहा ये 2 लाइनें अलग अलग दिख रही हैं, तो तुमने कहा हाँ दिख तो रही हैं लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हमने कहा इनको और करीब कर दें, तो तुमने कहा और करीब अगर आप कर देंगे तो देखिए करके देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आपको ये 2 लाइनें दिख रही हैं, तो आपने कहा नहीं हमें एक ही दिख रही, जबकि हम कह रहे हैं कि 2 हैं। तो ये रिजॉल्विंग पावर का खेल है, यानी कि आपकी रिजॉल्विंग पावर इस लिमिट तक है, इसको अलग कर सकती है, इसको अलग अलग देख सकती है, इसको भी अलग अलग देख सकती है, इसको नहीं देख पाए। अगर तुम बहुत दूर चले जाओ तो वाकई तुम्हें ये एक लाइन दिखेगी, यानी कि आप 2 को रिजॉल्व बहुत करीब होने की वजह से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये रिजॉल्विंग पावर इसको बोलते हैं ना, बहुत करीब की 2 चीज़ों को अलग अलग देख पाने की क्षमता को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। बहुत करीबी 2 चीज़ों को अलग अलग देख पाने की क्षमता को क्या कहते हैं बताइए? रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। ये अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं रिजॉल्विंग पावर हमारी आँख रिजॉल्व कर पा रही है। और ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना, है ना। तो यानी कि अब तुम्हारी आँख इन दोनों को रिजॉल्व, मतलब 2 बहुत करीबी वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो √Δv की इनवर्सली
प्रोपोर्शनल होती है और अंडर रूट डेल्टा वी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए डी ब्रॉगली ने अपने इस रूल से बोहर का रूल बना दिया और चैलेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको सवाल मिल सकता है छोटा सा कि दो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर दो वेवलेंथ डाली गई या दो पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल किया गया, तो उन दोनों की रिजॉल्विंग पावर का रेशियो क्या होगा, तो अंडर रूट डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 या फिर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, यहाँ पे लैम्डा 2 और लैम्डा 1 डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं अगर प्रोटॉन और फोटॉन की एनर्जी बराबर हो तो उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। प्रोटॉन को हम नोटेशन 1 दिए दे रहे हैं और फोटॉन को हम नोटेशन दे रहे हैं 2। प्रोटॉन को 1 नोटेशन और फोटॉन को हम 2 नोटेशन दे रहे हैं, जिससे बार बार पी लिखेंगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग कि यहाँ पर हम प्रोटॉन लिख रहे हैं कि फोटॉन लिख रहे हैं, तो मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी जो है वो बराबर है, तो मान लो कि E है, तो उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो चलिए पहले प्रोटॉन के लिए लिख लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई पी, और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो अंडर रूट 2m_k, ये प्रोटॉन के लिए हमने लिखा। और अब फोटॉन के लैम्डा इज इक्वल टू H बाई पी, और फोटॉन के लिए मोमेंटम लिखते हैं E बाई सी, यानी कि Hc बाई E, फोटॉन का है तो 2 लगा लो। इस प्रकार से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 रेशियो कर रहे हैं, तो H अपॉन अंडर रूट 2m_k और ये Hc बाई E, ये E ऊपर चला जाएगा तो प्रोपोर्शनल टू आ गया E अपॉन अंडर रूट K, E अपॉन अंडर रूट K, और E और अंडर रूट K दोनों सेम हैं, E और K हाँ दोनों सेम है, लिखा तो होगा, दोनों की एनर्जी बराबर बताई जा रही है। प्रोटॉन की और फोटॉन की एनर्जी अगर बराबर हो तो उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है, तो दोनों को हमने E लिख दिया, अंडर रूट E लिख दिया, तो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट E आ गया, यानी कि प्रोपोर्शनल टू E की पावर 1/2 है ना। अच्छा सवाल है, अच्छा इसलिए है क्योंकि दोनों पार्टिकल बिल्कुल डिफरेंट नेचर के हैं, एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें रेस्ट मास होता है और एक ऐसा पार्टिकल जिसमें रेस्ट मास नहीं होता है। तो प्रोटॉन और फोटॉन को लेकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। और एक क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, लैम्डा नॉट है मान लो H बाई पी, H बाई mv। अब अगर इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए
ये देखिए आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट लगा हुआ है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब सर्कुलर मोशन करता है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। लेकिन एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं कर पाती ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, तो वो वर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए स्पीड को चेंज नहीं कर पाता है। तो स्पीड चेंज नहीं होगी तो नई डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डैश इज इक्वल टू h बाई पी, मतलब h बाई एम वी, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ मीन्स लैम्डा डैश न्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, पुराना वाला, कोई चेंज डी ब्रॉगली वेवलेंथ में नहीं होगा। जल्दी नोट करें। इलेक्ट्रॉन पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसको, ये तो नहीं कहा कि सर्कुलर मोशन करवा दिया, लेकिन हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाएगी तो उसका स्ट्रेट लाइन मोशन सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल है, अब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसकी जो डी ब्रॉगली वेव बन रही है वो लैम्डा नॉट है, एट t इज इक्वल टू 0, 0 टाइम पर ये है, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या होगी, h बाई पी होगी, यानी कि h बाई एम वी नॉट होगी। और अब t टाइम बाद नई डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, तब जब इसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रॉन जा रहा था v नॉट वेलोसिटी से और हमने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगने लगा, फोर्स लगने की वजह से एक्सीलरेशन पैदा होगा, फोर्स होगा क्यू ई, यानी कि ई इंटू ई, और एक्सीलरेशन होगा फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि क्यू ई बाई एम। तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो जाएगी t टाइम के बाद। तो नई डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, एट t इज इक्वल टू t टाइम के बाद नई वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, यानी कि v नॉट प्लस ई बाई एम इंटू टी। तो नई डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पता लगाना है और उसका पुरानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्या संबंध होगा ये भी पता लगाना है। तो नई डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डैश इज इक्वल टू h बाई पी डैश, यानी कि h बाई एम वी डैश, यानी कि h बाई एम वी डैश की जगह पर हम लोग लिखेंगे v नॉट प्लस ई बाई एम इंटू टी। तो v नॉट को हम अगर बाहर ले लें, v नॉट को अगर हम बाहर ले लें तो 1 प्लस ई बाई एम वी नॉट इंटू टी। इस तरीके से ये h बाई एम वी नॉट, यानी कि लैम्डा नॉट पुरानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ स्टार्टिंग वाली 1 प्लस ई बाई एम वी नॉट टी, ठीक है ना। तो ये नई डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और उसका पुरानी वेवलेंथ से, ये देखिए पुरानी वेवलेंथ है, तो नई वेवलेंथ और पुरानी वेवलेंथ का संबंध रिलेशन भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अगले क्वेश्चन में एक फोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो चीजें हैं। तो फोटॉन को हमने
फोटॉन को हमने नोटेशन 1 दे दिया और इलेक्ट्रॉन को हमने नोटेशन मान लो 2 दे दिया, ठीक है ना। तो इनका कहना है कि अगर फोटॉन की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का डबल हो, फोटॉन की वेवलेंथ अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का डबल हो तो इनकी एनर्जीज का रेशियो क्या होगा। फोटॉन की वेवलेंथ अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का डबल हो तो इनकी एनर्जीज का रेशियो क्या होगा। तो फोटॉन के लिए हमने लिखा h/p और इसके लिए भी हमने लिखा h/p। अब फोटॉन का मोमेंटम e/c जबकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम m/v, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सवाल में दी गई है c/100, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन 100। देखिए बहुत अच्छे सवाल हैं ये। फोटॉन है तो 1, 2/m c/100, ये 200 ऊपर चला जाएगा। तो c/e इज इक्वल टू 200 अपॉन c। तो ये E1 इज इक्वल टू आ रहा है mc²/200, ठीक है ना। अब E2 और लिख लें बस किसी प्रकार से, तो दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। तो 2 किसका नोटेशन है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के लिए E2 इज इक्वल टू हाफ m v², यानी कि हाफ m c² अपॉन 10⁴, यानी mc² अपॉन 2 इंटू 10⁴, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति आ गई है कि हम E1 और E2 को डिवाइड करें। हाँ, मगर E1 और E2 को डिवाइड कर लें तो हम अपने रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। mc² अपॉन 200 और ये है mc² अपॉन ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 10⁴। तो कैंसिल करवा दिया जाए कुछ चीज़ों को, तो 10⁴ अपॉन 100, 2 से हमने 200 को कैंसिल कराया जब, तो 100 नीचे आया और ये रिजल्ट आ गया 10⁻²। अच्छा, हम लोगों ने E1/E2 फाइंड किया है, लेकिन क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ऊपर और फोटॉन की एनर्जी को नीचे रख के आंसर बताना है। तो 10⁻², बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ और सॉल्व करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम mv, हमने फोटॉन को फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन को सेकंड नाम नोटेशन से माना है। तो ये है c/100, तो p2 अपॉन मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/100, तो 10⁻², ये भी आ गया। तो 2 ऑप्शन इसमें सही होंगे, पहला बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। कह रहे यंग डबल स्लिट में अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए तो वेवलेंथ फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा।
फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है एच, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाई डी, डी लैम्डा बाई डी, जहाँ पे लैम्डा जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और ये डी है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है। और स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है। ये देखिए ये दूरी स्मॉल डी होती है, ये स्क्रीन होती है, ये दूरी कैपिटल डी होती है और यहाँ से वेव्स निकलती हैं और इंटरफियर करती हैं और इंटरफियर करती हैं तो कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट फ्रिंज बनती है और एक फ्रिंज की मोटाई को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इस्तेमाल किया गया। वैसे तो लाइट का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इस सवाल में जो वेवलेंथ इस्तेमाल हुई है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस्तेमाल हुई है। लैम्डा एच बाई पी, तो डी एच अपॉन डी और साथ में एम इंटू वी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ घटेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ घटेगा। किया क्या गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट कराया गया है और इनके एक्सीलरेट कराने से जो डी ब्रॉगली वेव बनी उसको दो स्लिट से पास कराया गया और यहाँ पर फ्रिंजेस बनवाई गई हैं और दो फ्रिंजेस के बीच की दूरी को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाएंगे, हाँ एच बाई पी, पी एम वी, तो जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ घटेगी। और छोटा सा जरा सा लास्ट आर्टिकल वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम का सही निर्धारण एक साथ पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा एक बार में या तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हैं कि कहाँ पर है या उसका मोमेंटम बता सकते हैं कितना है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर करेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, दोनों में कुछ ना कुछ गलती होगी। उन्होंने कहा कि अगर पोजीशन में होने वाली एरर और मोमेंटम में होने वाली एरर को गुणा किया जाए तो ये आंसर h अपॉन 4 या उससे ज़्यादा ही आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और जिस टाइम पर वो एनर्जी नापी गई है उनको अगर इकट्ठे हम नापेंगे तो इसमें भी गलती, दोनों में कुछ गलती होगी और इन एरर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो h अपॉन 2 या h अपॉन 4 या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इस प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल हमेशा लागू होगा चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो। माइक्रोस्कोपिक वो चीज़ें होती, वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं नाप सकते, जिनके लिए हमें प्रोसेस लगाना पड़ता है, फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, और जिनको हम डायरेक्टली नाप सकते हैं उन्हें कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। और जिनको हम डायरेक्टली नहीं नाप सकते हैं बल्कि प्रोसेस करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रो। तो मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, दोनों केसेस में ये रूल अप्लाई होगा, उन्होंने ऐसा कहा। जैसे हम किसी बॉडी का टेम्परेचर डायरेक्टली थर्मोमीटर से नाप सकते हैं, तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, मैक्रो। और उस बॉडी के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी को हम डायरेक्टली नहीं नाप सकते, उसमें हम टेम्परेचर पहले नापेंगे फिर फार्मूला लगाएंगे, तब आएगी उसकी थर्मल एनर्जी। ठीक है ना। तो थर्मल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, माइक्रो। तो क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। जो डायरेक्टली नाप जाती हैं किसी डिवाइस से उसे कहते हैं मैक्रो, और जिनको नापने के लिए पहले कुछ ऑपरेटर्स लगाए जाएंगे और फिर कैलकुलेशन किया जाएगा, फार्मूला लगाया जाएगा, उन्हें कहते हैं माइक्रो। तो ये जो रूल है वो मैक्रो और माइक्रो दोनों के लिए है। हाइजेनबर्ग ने कहा कि मेरा ये जो रूल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो टेक्नोलॉजी से इंडिपेंडेंट है। उन्होंने कहा कि आप कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आप पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इकट्ठे नापेंगे तो गलती h अपॉन 4 या उससे ज़्यादा ही होगी, टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी इस्तेमाल कर लीजिए नापने के लिए। और इन क्वांटिटीज को, ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इनको कैनोनिकल कॉन्जुगेट कहा जाता है। मतलब पोजीशन और मोमेंटम आपस में कैनोनिकल कॉन्जुगेट, एनर्जी और टाइम भी आपस में कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज होती हैं।
आगे एक जरा सी चीज लाइन लिखी हुई है, रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है। रेडियो टेलीस्कोप बहुत फेंट रेडियो सिग्नल को पकड़ लेता है, तो बहुत दूर से जो बहुत फेंट रेडियो सिग्नल आ रहे हैं उनको भी ये पकड़ लेता है, और ये पता लगाने में हमारी मदद करता है कि ये रेडियो सिग्नल किस जगह से आ रहे हैं, उस जगह का साइज क्या है, उस जगह का नेचर क्या है, ठीक है ना। डे नाइट ऑल टाइम वर्क करता है। देखो रेडियो वेव डे आए, दिन में आए या नाइट में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारा जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है वो सिर्फ तभी काम करेगा जब रोशनी आएगी, कहीं से रोशनी आएगी। लेकिन ये टेलीस्कोप उन चीज़ों को भी देख लेता है जो जिनसे रोशनी आ ही नहीं रही हमारी पृथ्वी पे। ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी कोई अपनी खुद की रोशनी नहीं है, अपनी खुद की रोशनी नहीं है, उनको भी जान जाता है कि वहाँ पे कुछ है जो हमको कभी नहीं दिख सकता। क्यों? हमें वही चीज़ें दिखती हैं जहाँ से रोशनी आए। अब जिसकी खुद की रोशनी नहीं है, और सन की रोशनी भी पड़ के हमारे पास नहीं आ रही है, मून की रोशनी भी उससे पड़ के हमारे पास नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें हमें कैसे दिखेंगी? कभी नहीं दिखेंगी। वहाँ पे होंगी लेकिन नहीं दिखेंगी। लेकिन रेडियो टेलीस्कोप ये भी देख लेगा कि वहाँ पे कुछ है जहाँ से लाइट नहीं आ रही। अगर वहाँ कुछ है तो ये जान जाता है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। वीडिकॉन काट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं पढ़ने का आपको। आखिरी हेडिंग है छोटी सी, वीडिकॉन। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक प्रकार का टेलीविजन कैमरा होता है। मूविंग पिक्चर्स को शूट करने के लिए वीडिकॉन, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, इसको पढ़ना नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। आजकल बहुत अच्छे अच्छे कैमरे आ गए हैं, वीडिकॉन वगैरह बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो आपका ये चैप्टर, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो गया है, और अब हम लोग आगे शुरू करेंगे एक चैप्टर सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, मतलब जर्मेनियम सिलिकॉन के बारे में, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग कर दी जाती है, उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब डोपिंग कर देना, कुछ मिला देना, और डोपिंग करने से बन जाते हैं इंट्रिंसिक, बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। फिर हम लोग पीएन जंक्शन, एन टाइप, पी टाइप की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद पढ़ेंगे पीएन जंक्शन, डायोड और उसके यूजेस पढ़ेंगे। और उसके अलावा पीएन जंक्शन डायोड ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। बैंड थ्योरी भी सिलेबस से हटा दिया गया है। बैंड थ्योरी मतलब वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। लेकिन हम लोग बैंड थ्योरी का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम बैंड थ्योरी का कुछ जरूरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप और पी टाइप मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग बैंड थ्योरी को पढ़ेंगे, जितना समझने के लिए जरूरी है उतना पढ़ेंगे, और ट्रांजिस्टर हट गया वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना तैयार कर लीजिए, चैप्टर खत्म हो गया।